Teach principles, not formulas. Richard P. Feynman. वेलकम। अभी तक सर्कुलर मोशन में हमने लीनियर वेरिएबल्स, एंगुलर वेरिएबल्स, इन सब की बात की और सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स को डिस्क्राइब किया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक बहुत स्पेशल आइडिया डिस्कस किया था एंड दैट वाज आर्क कोऑर्डिनेट। आज इन सारे आइडियाज को हम समराइज करेंगे एंड हम इस स्टेटस तक आएंगे कि आगे कैसे इनको हम यूज कर पाएं जब जरूरत पड़े। एक्चुअली अभी आप देखिए, हमने सर्कुलर मोशन की केवल काइनेमेटिक्स ली है, इसमें भी फोर्सेस को, न्यूटन्स लॉ, एनर्जी, इन सब का एप्लीकेशन नहीं लिया है। सर्कुलर मोशन में और रोटेशन मोशन में बेसिकली स्टूडेंट को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी क्या होती है और वो क्यों होती है कि वो जब अपना कोर्स लेते हैं तो ये काइनेमेटिक्स वाले पोर्शन पर स्ट्रेस नहीं करते, उस पर प्रॉपर अटेंशन नहीं देते। और अगर हम काइनेमेटिक्स वाले पोर्शन पे प्रॉपर अटेंशन नहीं देंगे तो वो सर्कुलर मोशन के मैकेनिज्म क्या है, वो कैसे हो रहा है, वो विजुलाइज नहीं कर पाते। या यूं कहें, हम सर्कुलर मोशन की जहां बात आती है वहां अपने माइंड में एक मॉडल कंसीव नहीं कर पाते, और जब मॉडल कंसीव नहीं कर पाते तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, और यही डिफिकल्टी होती है सर्कुलर मोशन में आगे। इसीलिए हम लोगों ने काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन को सेपरेट यूनिट बना के हम स्टडी कर रहे हैं। आगे बात करते हैं। आगे बात में अभी तक सर्कुलर मोशन में सारे आइडियाज हमने कवर कर लिए, उन आइडियाज का रिवीजन लेंगे और रिवीजन के बाद उनकी एप्लीकेशंस देखेंगे। रिवीजन के साथ साथ जिन आइडियाज को थोड़े से ज्यादा इमेजिनेशन की जरूरत होगी उनको हम डिटेल में रिवाइज करेंगे। Now just see here, जैसा हमारा ये एनिमेटेड डायग्राम था, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसमें स्पीड कांस्टेंट है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अगर ये वेलोसिटी स्पीड बदलती, सपोज स्पीड इंक्रीज हो रही होती तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाता, और स्पीड डिक्रीज हो रही होती तो वेलोसिटी के अपोजिट एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाता। तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों मिलके इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन डिसाइड करते हैं। अब जैसे बात हुई रिवीजन, डिस्क्रिप्शन इन टर्म्स ऑफ आर्क कोऑर्डिनेट। अब रिकॉल करें, आर्क कोऑर्डिनेट क्या था। सर्कुलर पाथ के किसी पॉइंट को हम ओरिजिन मान लें और उस पॉइंट से पाथ के अलोंग डिस्टेंस जो होगी वो आर्क, इट इज नॉट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, पाथ के अलोंग डिस्टेंस मींस आर्क लेंथ, वो आर्क कोऑर्डिनेट कहलाएगा। और ओरिजिन से एक तरफ हम पॉजिटिव लेंगे, दूसरी तरफ नेगेटिव। और इस तरह देखें तो ये बिल्कुल रेक्टिलिनियर मोशन में सपोज पार्टिकल वाज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस जैसा ही है। वहां एक्स एक्सिस स्ट्रेट हुआ करती थी और यहां हमारा जो एक्सिस है कर्व सर्कुलर होगी, इतना सा ही अंतर है। और अगर इस एनालॉजी को लें तो इस आर्क कोऑर्डिनेट के आइडिया को हम बहुत पावरफुल तरीके से यूज कर सकते हैं। और देखिए सिचुएशन लिया, ये सर्कुलर पाथ डैश डैश, यहां हमने s इक्वल 0 अज्यूम कर लिया और यहां से ये आर्क लेंथ ऐसी है, मतलब ये इस टाइम t पर इस पार्टिकल का भी आर्क कोऑर्डिनेट है। इस पार्टिकल की वेलोसिटी v शो की है। अब एनालॉजी विद लाइन लीनियर मोशन एंड आर्क कोऑर्डिनेट या सर्कुलर मोशन, जो एनालॉजी वो थी वही जो अभी डिस्कस किया, x और s, a और a टाउ। रेक्टिलिनियर मोशन में जो एक्सेलरेशन हुआ करता था वो एग्जैक्टली देखा जाए तो स्पीड को चेंज करता था, बस डायरेक्शन चेंज करने का तो एक मोमेंट आया करता था जब डायरेक्शन रिवर्सल होती थी, और वो भी बेसिकली डायरेक्शन चेंज नहीं था, वो एक ही डायरेक्शन की स्पीड को कम करते करते जीरो करना और दूसरी डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ाना। ठीक है, इसको हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, बट इट इज नॉट चेंजिंग डायरेक्शन, इट इज डायरेक्शन रिवर्सल। सो वो यूनिडायरेक्शनल मोशन में डायरेक्शन चेंज वर्ड ना यूज करके डायरेक्शन रिवर्सल यूज करना ठीक है। तो अगर हम देखें एक्चुअली तो रेक्टिलिनियर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो सर्कुलर मोशन के टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एनालॉगस है, और रेक्टिलिनियर मोशन का एक्स यहां एस का एनालॉगस है।
रेक्टिलिनियर मोशन की वेलोसिटी यहाँ स्पीड के एनालॉगस है, वहां वेलोसिटी प्लस माइनस, यहां भी हम वेलोसिटी को प्लस माइनस अगर डिनोट कर दें तो इसमें हो जाएगा इट इज कमिंग टुवर्ड्स द ओ और मूविंग अवे फ्रॉम द ओ। अगर मूविंग अवे फ्रॉम द ओ है तो ये वेलोसिटी पॉजिटिव मींस अगेन ये इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये भी डिपेंड करेगा। मूविंग अवे फ्रॉम ओ है तो वेलोसिटी को पॉजिटिव मान लेंगे, मूविंग टुवर्ड्स ओ है तो वेलोसिटी को नेगेटिव मान लेंगे। लेकिन इतना डिटेल में न जानने की वजह हम इस चीज पे ध्यान दें। अब जो रिलेशन है इसमें v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ए टाउ इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी और डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर और v डी वी बाई डी एस। अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है, अकाउंट्स ओनली फॉर चेंज इन स्पीड। अब देखिए यही एक पॉइंट है जहां आप बार बार सर्कुलर मोशन में जो गलती होने वाली होगी वो यही होगी। इस आइडिया को बहुत ध्यान से देखें। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इट अकाउंट्स ओनली फॉर चेंज इन स्पीड, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जैसा हम देखा था v स्क्वायर बाई आर, या इसके और रिलेशंस थे ओमेगा स्क्वायर आर या ओमेगा वी, उनको हमने नहीं लिया है क्योंकि अभी आर कोऑर्डिनेट से जो चीज हम डिस्क्राइब कर सकते हैं उनकी बात कर रहे हैं। इट अकाउंट्स ओनली फॉर चेंज इन डायरेक्शन, तो ये नॉर्मल कंपोनेंट केवल डायरेक्शन चेंज को बताएगा। अब एक्सीलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट इस तरफ है रेड वेक्टर, ये तो हमेशा सेंटर की तरफ ही होगा। लेकिन ये टेंजेंशियल कंपोनेंट अगर स्पीड बढ़ रही होगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा और स्पीड कम हो रही होगी तो वेलोसिटी के अपोजिट होगा। अगर मान लीजिए स्पीड बढ़ रही है तो ये ए टाउ वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, तो ये एक्सीलरेशन का कंपोनेंट है। तो यहां वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का जो एंगल है इट शुड बी एन एक्यूट एंगल। एक बार दोबारा ध्यान दें, अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल एक्यूट एंगल है तो एक्सीलरेशन का जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी की डायरेक्शन में वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगा, तो ये स्पीड को बढ़ा रहा होगा, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन यहां स्पीड बढ़ा रहा होगा। तो अगर पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या होगा, एक्यूट। और अगर स्पीड कम हो रही है तो ये एंगल ऑब्ट्यूस होना पड़ेगा। क्यों? उस केस में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अपोजिट होगा, ये नॉर्मल तो इधर ही होना है, तो एक्सीलरेशन इधर आ जाएगा। मतलब अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो तो पार्टिकल की स्पीड कम हो रही है। लेकिन अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 180 हो तो वी कैन नॉट से, इसमें केवल एक ही पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि स्पीड विल बी कांस्टेंट। हो सकता है उस पॉइंट, उस इंस्टेंट मोमेंटरली ऐसा हुआ हो। अगर मोमेंटरली ऐसा हुआ है तो एट दैट टाइम और एट दैट पॉइंट स्पीड विल बी इन एक्सट्रीमम। नाउ आर कोऑर्डिनेट के बाद हम लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स को समराइज कर लें। एस इज इक्वल टू थीटा आर, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर इफ यू डिफरेंशिएट इट, देन ए टाउ इज इक्वल टू अल्फा आर। क्यों? एंगुलर एक्सीलरेशन होगा अल्फा आर, देन नॉर्मल कंपोनेंट ओमेगा बी या ओमेगा स्क्वायर आर। ये दो रिलेशन यहां हम छूट रहे थे वो यहां आ गए। अब आ जाए वेक्टर फॉर्म। देखिए कल हमने वेक्टर फॉर्म की बात भी की थी एंड ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है। और वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो डी आर वेक्टर वॉज डी एस वेक्टर, दोनों इक्वल थे एंड इट वॉज डी थीटा क्रॉस आर, v is equal to v omega cross r, a tau is equal to alpha cross r and a n is equal to omega cross v or minus omega square r, and vector a was acceleration was a tau plus a n। अब देखिए ये जो वेक्टर फॉर्म में रिलेशंस हैं इनका इंटरप्रिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बार बार इसमें भूल सकते हैं। अब यहां स्क्रीन पे देखिए ये राइट हैंड रूल शो किया गया है। ये जो राइट हैंड फिंगर्स हैं टर्न करती हुई, ये इनकी डायरेक्शन हम रखते हैं जिन वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट करना है उसमें फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की ओर। पहले इस उंगली को, इस फिंगर्स को स्ट्रेट करेंगे। स्ट्रेट करके सपोज हमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो वो स्ट्रेट फिंगर ए की डायरेक्शन, ए पहला वेक्टर उस डायरेक्शन होंगी। अब इनको टर्न करते हुए हम बी की ओर ले जाएं तो ये राइट हैंड आउटवर्ड थंब है, ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगा। Now let us see, ds is equal to d theta cross r, क्योंकि यहां कंफ्यूजन हो सकता है, कभी आप गलती से r क्रॉस d थीटा भी ले सकते हैं। अब ये d थीटा क्रॉस r होगा या r क्रॉस d थीटा।
जैसे अगर ये पार्टिकल डी थीटा इधर है और ये थीटा में इंक्रीमेंट इधर होगा, तो डी थीटा वेक्टर क्या होगा, राइट हैंड रूल से ये थीटा रेडियस बढ़ रही है, इस पे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, then perpendicularly outward vector is shown by a dot in a circle, this operator. So d theta vector is shown here by a circle and here is a dot, small dot. अब suppose d theta vector is outward and ds vector is here, so I have again redrawn ds vector here. आप विजुलाइज कर सकते हैं, या आप राइट हैंड फिंगर्स को पहले बाहर की ओर करें पेपर पे, फिर आर की ओर टर्न करें तो थंब इधर ही जाएगा। अगर आपने फिंगर को इधर फैलाया, फिर ये डी थीटा जो बाहर की ओर है उधर टर्न करने की कोशिश करेंगे, तो आपका ये थंब इधर आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। इट मीन्स ds is equal to d theta cross r, and we have seen how we can apply the right hand rule. Similarly, we can take here what v is equal to omega cross r. वैसे तो इसको d थीटा से dt से डिवाइड कर दिया, रिलेशन आ गया, लेकिन अब बार बार इतना नहीं सोचेंगे, आपको सीधे ये रिलेशन यूज करना होगा, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। इट शुड बी ओमेगा क्रॉस आर और आर क्रॉस ओमेगा। अगेन वी विल सी हियर सेम डायग्राम। अब देखिए जिस डायरेक्शन में डी थीटा होगा उसी डायरेक्शन में ओमेगा होगा, तो ओमेगा परपेंडिकुलर यहां पर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। अब परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आप राइट हैंड फिंगर्स को करें और उनको इस आर की तरफ टर्न करें, तो आप देखिए राइट हैंड है तो ये थंब इधर जाएगा, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है और वेलोसिटी की डायरेक्शन यही है, और अकॉर्डिंग सिचुएशन वेलोसिटी इधर ही होनी चाहिए थी, क्योंकि ये थीटा इधर बढ़ रहा है, पार्टिकल इधर जा रहा है। सो वी शुड बी व्हाट, ओमेगा क्रॉस आर। तो इन वेक्टर रिलेशन में कभी कंफ्यूजन हो तो आप राइट हैंड रूल इस तरह से अप्लाई करके चेक कर लें। देन ए टॉ इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। अब ए टॉ इसी से आया है, इसको डिफरेंशिएट किया उससे आया, लेकिन हम एक बार चेक कर लें। अब देखिए ए अल्फा जो है ये ओमेगा इंक्रीजिंग ले लिया, तो इसी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अल्फा क्रॉस आर ये टॉ की डायरेक्शन होगी, देन अगेन इट इज फुलफिल्ड। अब देखिए हमने क्या किया, अल्फा इंक्रीजिंग तो स्पीड इंक्रीजिंग होगी, तो ए टॉ इधर होना चाहिए, वेलोसिटी डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ए टॉ इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। सिमिलरली ए एन इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वी। ओमेगा क्रॉस वी की डायरेक्शन कहाँ होगी, ये भी थोड़ा एक इंटरेस्टिंग आइडिया है। अब देखिए हमने यहाँ पर ओमेगा वेक्टर यहाँ शो कर दें, अब इस सर्किल में डॉट, ये ओमेगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, तो अपनी उंगलियों को परपेंडिकुलरली बाहर की ओर करके आप फिर उनको इस वेलोसिटी वेक्टर की तरफ टर्न करें, तो ओमेगा क्रॉस वी आपका राइट हैंड का थंब इधर आएगा, तो ये ओमेगा क्रॉस वी की डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स सेंटर। सो इट इज सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन और नॉर्मल कंपोनेंट, और सिंपलिसिटी के लिए इसको हम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कर देते हैं मैग्नीट्यूड, और माइनस आर कैप से मल्टीप्लाई किया, तो ये आर ऑलरेडी था, माइनस आर कैप मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आर वेक्टर बन गया, तो इसके लिए क्या हो गया, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। ये एक सिंपल तरीके इस तरह से शो कर सकते हैं। नाउ ये रिलेशन बेसिक हमारे वेक्टर फॉर्म में थे, ये रिवीजन कंप्लीट। अब इन आइडियाज को कुछ सिचुएशन में इंप्लीमेंट कर लें। सी द क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1.5 मीटर एट ए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हैज एंगुलर स्पीड 60 by pi rpm at the instant t is equal to 0. Find angular speed, angular displacement, linear velocity, tangential and normal components of acceleration at the instant t is equal to 2 seconds. Now here most important thing is constant angular acceleration. So we can use constant angular acceleration की जो equations थे उनको यूज कर सकते थे। Now let us see how we can proceed. Initial angular speed expressed in SI unit. तो अब एक पहला काम तो यही करना पड़ेगा, ये RPM में है, इसको मैं SI में करना पड़ेगा। अब SI में RPM मीन्स रिवोल्यूशन मीन्स 2 pi radian, per minute मीन्स 60 second. So RPM मीन्स 2 pi radian per 60 second. So it is 2 pi by 60 radian per second. So we multiply it by. So what will be? अब देखिए 1 RPM is equal to 2 pi by 60 रेडियन पर सेकेंड, जो हमने इजीली सोचा। अब इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जो वर्ड है RPM अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है,
You can think what is RPM, revolution per minute. एक मिनट में ले आइए कहें एक मिनट में कितने रिवोल्यूशन हो रहे हैं, एक रिवोल्यूशन में क्या हो 2 पाई रेडियन, मिनट में सेकेंड 60, रख दिया वैल्यू. सो हाउ यू कैन कन्वर्ट. सो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 60 by pi into 2 pi by 60. So what you get here 2 radian per second. So that is omega naught. अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो हम t इक्वल 2 सेकेंड पे ओमेगा फाइंड कर लें, उस टाइम ओमेगा फाइंड कर लें, उसको r से मल्टीप्लाई करते उस टाइम स्पीड मिल जाएगी आपको, और एंगुलर स्पीड मिल गई, स्पीड मिल गई. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप सेकेंड इक्वेशन यूज कर लें, सेकेंड 2a फॉर्म, ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल बाई 2 इंटू टी, तो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल गया. लीनियर वेलोसिटी के लिए उस टाइम जैसे बात हुई ओमेगा जो फाइंड किया उसको r से मल्टीप्लाई कर दें. टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के लिए अल्फा वी हैव दिया हुआ है, इस अल्फा को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको टेंजेंशियल कंपाउंड एक्सीलरेशन आ जाएगा. एंड नॉर्मल कंपाउंड एक्सीलरेशन के लिए आप v स्क्वायर बाई आर कर दें जो फाइंड कर रखा है ये, या जो ओमेगा फाइंड किया ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कर दें, तो उस तरह से फाइंड हो जाएगा. Now let us see here. Angular acceleration is uniform. Therefore, we can use वो तीनों इक्वेशन कौन कौन सी. ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, पहली इक्वेशन. सेकंड, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, या फिर थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा अपॉन 2 इंटू टी, सेकेंड इक्वेशन 2a. ये इक्वेशन बिल्कुल रेक्टेंगुलर मोशन वाली इक्वेशन जैसी ही है. या फिर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट. नाउ हमें एंगुलर स्पीड फाइंड करना, सो यू कैन यूज फर्स्ट इक्वेशन. एंगुलर स्पीड एट टी इक्वल टू, सो इक्वेशन इज व्हाट, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. ओमेगा नॉट हमको 2 मालूम है, अल्फा भी 2 दिया हुआ है, और कब टी भी 2 है तो यहाँ पे 2 प्लस 2 इंटू 2 रख देंगे. सो ओमेगा सब्सक्रिप्ट 2 मीन्स 2 सेकेंड पर 2 प्लस 2 इंटू 2 6 रेडियन पर सेकेंड. ये ओमेगा 2 मतलब हम ये नोटेशन यूज करेंगे. सपोज विल से ओमेगा 3 मीन्स वी आर फाइंडिंग ओमेगा एट टी इक्वल 3 सेकेंड. सो हियर टी एट टी इक्वल 2 सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी इज 6 रेडियन पर सेकेंड. फर्स्ट आंसर वी फाउंड. देन व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ ओमेगा 2 मिल गया, ओमेगा इनिशियल मालूम है. यू कैन यूज सिंपली द इक्वेशन 2a, व्हाट, omega naught plus omega 2 by 2 into time. So what is angular displacement? The idea was what, delta theta, omega naught plus omega 2 by 2 into t. Put the values. What omega naught was, how much, omega naught initial angular velocity 2, final angular velocity 6 upon 2 into 2. So what you get here, 8 radians. So angular displacement is 8 radians. Then linear velocity, to find linear velocity ये ओमेगा 2 को r से मल्टीप्लाई कर दें, v is equal to omega r. So what we have, v 2 is equal to r into omega. You can say omega r, omega r. Here we have to find scalar form, तो अपने कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं है. तो रेडियस इज 1.5 मीटर and omega is 6. So how we'll get 9 meter per second. We'll find linear velocity. अब हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज a tau is equal to alpha r. Alpha we know it is given here 2 radian per second. So a tau is equal to, ये तो कांस्टेंट होगा मैग्नीट्यूड में. So what is alpha, how much given, 2 radian per second. Radius is 1.5, so it is 3 meter per second square. So that is a constant in magnitude. It is a constant as alpha is a constant. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया. अब आप नॉर्मल कंपाउंड एक्सेलरेशन की बात करें, नॉर्मल कंपाउंड के लिए हम ओमेगा 2 मिल सको, या तो ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू आर कर दें, या ओमेगा 2 इंटू वी को वापस कर दें, या वी स्क्वायर बाई आर, वट एवर यू कैन यूज. नॉर्मल कंपाउंड एक्सेलरेशन तो सबसे सिंपल क्या रहेगा यहाँ पे, ए आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. सो ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू आर, वट इज ओमेगा 2, इट वॉज 6, इट वॉज 6 स्क्वायर इंटू आर 1.5, 6 स्क्वायर इज 36 into 1.5 is 54 meter per second square. So all these quantities we have calculated. See here, such kind of questions are very important for learning point of view, because what they require, they don't require a very deep amount of understanding, but what they require, आपको
एक बेसिक समझ डेवलप हो गई है, पहली बात। दूसरी, टाइम आने पर जिस टाइम जिस रिलेशन की जरूरत हो वो क्विकली आपको याद आ रहा है। हमने बस बेसिक रिलेशंस को देखा। वी कैन कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जांपल 2, a particle starts from rest and moves on a circular path of radius 36 meter. Its speed increases uniformly by 0.25 meter per second in each meter of the distance traveled. Calculate magnitude of its acceleration when it has traveled a distance of 48 meter. Now think, पार्टिकल जिस पाथ पे चल रहा है उस पाथ की रेडियस है 36 मीटर, एंड ये एक स्पेशल क्वांटिटी सा दिया हुआ है। एक्सेलरेशन लगता है डिस्क्राइब किया हुआ है, बट इन व्हाट वे? इट्स स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड में इट मींस व्हिच एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल। इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मींस अब स्पीड के इंक्रीज होने के रेट हर जगह सेम है, बाई 0.25 मीटर पर सेकेंड इन ईच मीटर ऑफ डिस्टेंस। वो हर मीटर जो उसकी डिस्टेंस है उसमें इतना चलता है। तो बेसिकली अगर इसको इंटरप्रेट करना चाहेंगे तो ये बाई 0.25 मीटर पर सेकेंड, इट इज चेंज इन वेलोसिटी, इट इज नॉट वेलोसिटी। ये इतना अमाउंट से वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, सो इट इज डीवी और डेल्टा वी। एंड ईच मीटर ऑफ डिस्टेंस डेल्टा एस। सो दिस क्वांटिटी इज व्हाट? If you write 0.25 meter per second in each meter of distance, it is what? Delta V by delta S. And now we can relate it by dV by ds. So what we can think, A tau is what? V dV by ds. Given that dV by ds, ये दिया हुआ है हमको, and how much it is? 1/4. So we can shift the equation here. So what we write here, dV is equal to ds by 4. ds को इधर ले जाए, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करें। ये 0 to v and 1/4 ds, 0 to 48, because how much distance it has traveled? 48. तो यहाँ ये जो लेफ्ट हैंड साइड v minus 0 and right hand side 48. तो v is equal to 48/4. So how much v is? 12 मीटर पर सेकेंड। तो उसका जो वेलोसिटी इस एंड पर पहुंचा तो हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। वंस एक बार वेलोसिटी मिल गया अपने को, वेलोसिटी मिल गया तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना बहुत आसान होगा। व्हाट इज v dv by ds into v? So how much? Now using above values of speed and given value 36 meter of radius, नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड करने के लिए हम v square by r कर देंगे। What is an? v square by r, and v is how much? 12. So it is 12 into 12 by r, 36 is given here. So how much you get here? 4 meter per second square. But how can you find tangential acceleration? It is v dv by ds. So it is v dv by ds 1/4. So 12 into 1/4. How much? 3 meter per second. So how much the total acceleration? Square both the components and then take a square out. It should be 5. 4 square plus 3 square out 5. That is 5. Now one thing is very important to think here. Say its speed increases uniformly by 0.25 meter per second. Does it mean tangential acceleration is constant? क्या इससे किस तरह से आप ये सोच सकते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? देखो, अगर ऐसा सोच सकते होते तो कुछ मेथड और भी होता। अगर ऐसा नहीं सोच सकते और गलती से आपने ऐसा सोच लिया तो एग्जाम में एक नेगेटिव मार्क्स लाने के चांस होते हैं, आप क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वो जो, अब इमेजिन करिए क्वांटिटी लिखी हुई है, when the particle is moving in every meter its speed is increasing by 0.25 meter per second. हर मीटर में इतना इंक्रीज हो रहा है, हर सेकंड नहीं। अगर हर सेकंड में ऐसा होता तो हम कहते a tau कांस्टेंट है, बट इट इज व्हाट? इन एवरी मीटर। So we cannot see here a tau is not constant. What? Rate of change in speed with respect to distance traveled or with respect to arc coordinate is constant, dv by ds. Now that was a very special idea here to think. अब हम थोड़ा और बात करें। See here, a particle is moving on a circular path
with a constant tangential acceleration. After 2 seconds from the beginning, angle between the total acceleration vector and the radius joining the particle with the center of the path becomes 45. Find angular acceleration of the particle. मतलब अब क्या है, ये पार्टिकल एक सर्किल पाथ पे चल रहा है कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से, मतलब उसका a टाउ कांस्टेंट है, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। तो अगर स्पीड बढ़ रही है तो उसका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, फ्रॉम द 2 सेकेंड फ्रॉम द बिगिनिंग, एंगल बिटवीन द टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर एंड द रेडियस जॉइनिंग द पार्टिकल विद द सेंटर ऑफ द पाथ बिकम 45। जैसे ही पार्टिकल मोशन स्टार्ट किया उसके 2 सेकेंड बाद किस किस के बीच एंगल 45 हो गया, टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर एंड रेडियस के बीच का। या अगर रेडियस से एक्सेलरेशन वेक्टर एंगल 45 है तो यही वेलोसिटी वेक्टर से ही होगा। मतलब अगर ये एंगल 45 है, यू कैन विजुलाइज टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल कंपोनेंट एक्सेलरेशन बोथ मस्ट बी इक्वल, अदरवाइज एंगल 45 का होता ही नहीं। तो अब देखिए, इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये जो ज्योमेट्री हमारे माइंड में आई, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया था। अगर ये आपके माइंड में नहीं आएगा तो आप प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पाएंगे। लेट अस सी व्हाट वी कैन डू। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ए कांस्टेंट, हेंस एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। फॉर एंगल 45 बिटवीन द एक्सेलरेशन, जैसा हमने सोचा दोनों कंपोनेंट एक्सेलरेशन इक्वल होनी चाहिए, मतलब द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल at the instant t is equal to 2 सेकेंड as shown in the joining figure। तो देखिए इसको हमने डायग्राम में शो कर दिया, ए टॉ और ए, ये हमेशा नहीं है, ये केवल t इक्वल 2 से उस इंस्टेंट पे। उसके बाद क्या होगा, ये तो कांस्टेंट था, ये बढ़ता जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या, अगर आप सोचें विजुलाइज करें, इनिशियली ए टॉ था लेकिन स्पीड नहीं थी तो ए एन नहीं था, तो पूरा का पूरा एक्सेलरेशन ए टॉ ही था। मतलब जब पार्टिकल ने चलना शुरू किया तो पूरा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल 0। बट जैसे से टाइम बीतता गया वेलोसिटी बढ़नी शुरू हुई, और जैसे से वेलोसिटी बढ़नी शुरू हुई ए एन वी स्क्वायर बाई आर बढ़ना शुरू हुआ, तो ये कंपोनेंट बढ़ना शुरू हुआ। अब ध्यान दिए कंपोनेंट कांस्टेंट है, तो ये जो एंगल यहाँ से बनता वेलोसिटी से वो बढ़ना शुरू हुआ, या यूँ कहें जो रेडियस एंगल बनता वो कम होना शुरू हुआ। और ये t इक्वल 2 पे ये 45 हुआ, उसके बाद फिर ये एंगल ये 45 से कम होना शुरू हो जाएगा और इधर वाला एंगल बढ़ना शुरू हो जाएगा। नाउ ए टॉ इज इक्वल टू ए एन टू। ए टॉ तो क्या कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 2 सेकेंड बाद ऐसा हो रहा है और पार्टिकल रेट से चला, ये एक आइडिया है। ए टॉ अल्फा इंटू आर एंड a into omega 2 square into r and r cancel, so alpha is equal to omega 2 square. Omega 2 means at t is equal to 2 seconds. Let us say equation number 1. Since angular acceleration is uniform, अब angular acceleration uniform है तो आप omega 2 लिख सकते थे। What is omega 2? Omega naught plus alpha into t, और omega naught 0 है, so एक इक्वेशन क्या, omega is equal to omega naught plus alpha t। इसमें रखें तो ये t2 रखेंगे तो ओमेगा 2 हो जाएगा, और ओमेगा नॉट 0 है। ओमेगा 2 इज इक्वल 0 प्लस 2 अल्फा, सो ओमेगा 2 इज इक्वल 2 अल्फा। नाउ पुट द वैल्यू हियर। अगर ये इन दोनों इक्वेशनों को आप कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास। अब ओमेगा 2 की जगह हमने क्या रखा, 2 अल्फा, तो इधर 4 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 1/4। सो व्हाट यू गेट हियर, 1/4 मींस 0.25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। So we have found the angular acceleration very easily। तो अब ये देखिए, ये एक आइडिया था, हमने एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड किया। अब क्वेश्चंस की डेप्थ या यूँ कहें कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर बहुत ज़्यादा तक जा सकता, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बट एट फर्स्ट साइट मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि अब हमने जो क्लास में इस तरह से जितने क्वेश्चंस डिस्कस किए, जो आइडिया डिस्कस किए, आप उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश करें, क्योंकि नेक्स्ट आर्टिकल से हम और डेप्थ में बढ़ने जा रहे हैं। आज आपको एक स्पेशल असाइनमेंट मिलेगा, यू कैन थिंक हियर। ये तो आप रोज करते आए थे, अटेम्प्ट क्वेश्चन 1 to 8 फ्रॉम बिगनर्स बॉक्स 9, जो नया बिगनर बॉक्स है उसमें 1 to 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 9 10 नहीं करना।
एंड हियर रीडिंग असाइनमेंट, मैंने कहा ये स्पेशल असाइनमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड आर्टिकल 3.6.5 एंड 3.6.6 टू बी कवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास। अब नेक्स्ट टाइम से हम ये प्लान करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में जिस टॉपिक को मुझे इंट्रोड्यूस करना है उसका रीडिंग असाइनमेंट आपको दे दिया जाए। आप उसको घर से इतनी कोशिश करके आओ कि आपको उस ऑलमोस्ट समझा हुआ हो, तो यहाँ हम उसको और ज़्यादा अच्छे से करके उसको और डेप्थ बढ़ाएं। देखो, टॉपिक की डेप्थ बढ़ाने का ये तरीका हम अगर अडॉप्ट करते हैं तो हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। तरीका क्या? अब जो अभी ये आर्टिकल क्या मैं थोड़ी मिस्ट्री रिवील कर दूं, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बात हुआ है। अब बात ये हुई कि हम सर्कुलर पाथ में किसी और भी पाथ पर जाएं तो क्या होगा? क्या सर्कुलर पाथ में हम लोगों ने जो आइडिया सोचे वो काम आएंगे? बड़ा नेचुरल है। टेंशियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये क्या है, नॉर्मल कंपोनेंट, ये दोनों हमें लगता है काम आ जाएंगे, क्योंकि टेंजेंशियल क्या काम कर रहा है? स्पीड बढ़ाने का काम कर रहा है, एंड नॉर्मल कंपोनेंट डायरेक्शन चेंज करने का काम कर रहा है। और अगर पाथ किसी कर्वुलर पाथ पे चल रहा हो तो डायरेक्शन तो चेंज हो रही होगी, हो सकता है स्पीड भी चेंज हो रही है। तो ये दोनों कंपोनेंट जो आइडिया था वहां एक्सटेंड कर सकते हैं। ये तो हमें नेचुरली या प्राइमा फेसी दिख रहा है, लेकिन क्या और आइडियाज, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या उन आइडियाज को भी एक्सटेंड कर सकते हैं? इन चीजों को देखेंगे और ये कैसे सर्कुलर मोशन को हम आगे एक्सटेंड करें, बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया होगा। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।